हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है, पॉलिटिक्स के अलग अलग मतलब क्या होते हैं लोगों के अकॉर्डिंग, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना जरूरी है या नहीं, हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने की क्या जरूरत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसे हम प्रैक्टिस में कैसे लेकर आते हैं। देखिए, इस चैप्टर में अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि पॉलिटिकल थ्योरी का बेसिक मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन कैसे गवर्न किया जाता है, सरकार कैसे चलाई जाती है, कौन से प्रिंसिपल्स पे आधारित होती है कंट्री की वैल्यूज, आइडियाज, प्रिंसिपल्स, और कॉन्स्टिट्यूशन में वो वैल्यूज कैसे प्रोटेक्ट करके रखे जा सकते हैं। लेकिन जब आप किसी मुद्दे पे डिबेट कर रहे होते हैं तो आप जरूर उसका काउंटर ओपिनियन सुनना चाहेंगे कि अगर फ्रीडम का ये मतलब है तो अगर ये सिचुएशन आ गई तो फ्रीडम का मतलब क्या चेंज हो जाएगा। जस्टिस का ये मतलब है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो जस्टिस का मतलब क्या ऐसा ही रहेगा या चेंज हो जाएगा, कुछ अलग मतलब लेकर आओगे आप। तो बहुत सारी डेफिनेशंस आ जाती हैं उस टाइम पे। तो इसीलिए जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो हम बोल देते हैं ट्रायंगल की एक डेफिनेशन है, स्क्वायर की एक डेफिनेशन है, लेकिन इक्वालिटी, फ्रीडम या जस्टिस की अगर बात की जाए, इन टर्म्स की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। ह्यूमन बीइंग्स अपने आप में एक यूनिक स्पीशीज है। हर किसी के अपने ओपिनियंस होते हैं, हर किसी की अपनी राय होती है और सबके ओपिनियंस को समान इज्जत देना जरूरी है। लेकिन हम जैसे जैसे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे लिए हर चीज की डेफिनेशन का मतलब अलग हो जाता है। जैसे इक्वालिटी की बात करती हूं मैं आप लोगों के साथ। अगर आप एक लाइन में लगे हुए हैं, डॉक्टर के पास गए हैं या दुकान पे गए हैं या गवर्नमेंट ऑफिस में वेट कर रहे हैं, तो आपको बोला जाएगा लाइन में खड़े हो जाओ। और कोई इंसान जो क्यू जंप कर रहा है और उसको डांट पड़ रही है और उसको वापस पीछे भेजा जा रहा है, आप बड़े खुश होते हैं। लेकिन अगर वो आगे जाके लाइन में आपके लग जाता है, आपको लगता है मेरे साथ तो धोखा हो गया, ये तो इक्वालिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। हम सबको चाहिए इक्वालिटी तभी होगी जब इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दी जाती है। जो जिस टाइम पे आया उस हिसाब से वो लाइन में लग जाएगा। लेकिन क्या इक्वालिटी तब भी मायने उतनी ही रखती है जब हम किसी बुजुर्ग इंसान की बात करते हैं, जब हम किसी डिसेबल्ड की बात करते हैं? उन लोगों के लिए अलग काउंटर होते हैं ना। इक्वालिटी में डिफरेंस दिखाई दिया। एक जगह हम बोल रहे हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, अब ये सब में ओल्ड लोग भी आ जाते हैं, डिसेबल्ड भी आ जाते हैं, जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। चलो, ये तो फिर भी कहीं ना कहीं जाके क्यू में खड़े हो गए। गरीब लोगों की बात करो, वो तो डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकते। उनके पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन वो दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। अगर वो डॉक्टर के पास गए, सामान लेने गए, कोई सर्विस लेने गए, उनकी उस दिन की मजदूरी तो काट ली जाएगी। तो मतलब ये कि हम अगर इतने इनसेंसिटिव हो जाएं तो हम तो ये बोलेंगे कि सोसाइटी तो काम ही नहीं कर सकती। हमें ये लगना चाहिए कि अरे सबकी जरूरतें पूरी होनी जरूरी है सोसाइटी को एग्जिस्ट करने के लिए। हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि इक्वालिटी का मतलब सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसका मतलब इक्विटी से भी आता है। इक्विटी का मतलब जो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, वो एक्सेस कर सकता है, लेकिन चांस उनको दिया जाए जो यहाँ पर है, उनको ऊपर लाया जाए, दैट्स इक्विटी। तो इक्वालिटी और इक्विटी में फर्क है। हमें कुछ इस तरीके के मेजर्स उठाने चाहिए ताकि जिन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पैसे की वजह से जो ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी तो अपॉर्चुनिटी मिले। इक्वालिटी उनके लिए भी तो एग्जिस्ट करनी चाहिए। कुछ बच्चे हैं, अगर इक्वालिटी की बात की जाए कि सबको एजुकेशन दी जा रही है, कुछ बच्चे हैं जो स्कूल ही नहीं जा पा रहे, उनको काम करना पड़ रहा है अपने आप को फीड करने के लिए। जो लड़कियां, उनको घर पे बिठाया जा रहा है ताकि वो छोटे बच्चों का ध्यान रख सके, ताकि पेरेंट्स काम पे जा सके। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी गई है प्राइमरी एजुकेशन को लेकर, लेकिन सरकार ने अगर ये राइट सबको दिया है तो क्या ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट होना जरूरी नहीं है ताकि ये बच्चे जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे, उनके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार किया जाए, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो स्कूल जा सके। तो ये जो इक्वालिटी का आइडिया है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब हर जगह पे अलग अलग वेरी करता है ये आइडिया इक्वालिटी का।
हम अपनी बात करते हैं, हमें इक्वालिटी चाहिए, लेकिन जो डिसेबल्ड हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो अपनी बेसिक नीड्स नहीं पूरी कर सकते, उनके लिए इक्वालिटी क्या है? मतलब उनके लिए तो इक्वालिटी एग्जिस्ट ही नहीं ना करती। उसके लिए सरकार को कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि उनको वेजेस मिल सके, उनको जॉब्स मिल सके, अगर वो हॉस्पिटल जाएं उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो मतलब एक ऐसा एजेंसी होनी चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो इन सब चीजों को इंश्योर करवा सके कि ये हो, फेयरनेस के साथ हो, और एक रिस्पॉन्सिव सिस्टम एस्टैब्लिश किया जा सके कि इक्वालिटी तो है, लेकिन जो यहां पर है उनको ऊपर उठाना भी तो जरूरी है, एक रिस्पॉन्सिव सिस्टम का होना जरूरी है। तो इसीलिए जो रीजन है जो हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं वो यही है कि इक्वालिटी का मतलब डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। अगर हमने अपने आप से शुरुआत की तो हमें चाहिए इक्वालिटी, लेकिन जैसे जैसे हम दूसरों पे आए हमने देखा कुछ गरीब लोग हैं, कुछ डिसएडवांटेज सेक्शन है, कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, तो इसकी इक्वालिटी की बहुत सारी लेयर्स हैं, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो थे उन्होंने ये जो टर्म्स जिसको जैसे हम समझते हैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज में यूज किया जाता है उसका मतलब समझाया, उसके ऊपर डिबेट की, उसके ऊपर अपना ओपिनियन दिया, आज की टाइम पे वो कितना रेलेवेंट है। क्या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि सबको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आके नौकरी के लिए आप अपना फॉर्म भर दो, क्या वो इनफ है? क्या गरीब लोगों को या जो लोग डिसएडवांटेज्ड हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए? क्या ये प्रिंसिपल फिर इक्वालिटी के अगेंस्ट होगा? क्या गरीब बच्चों को मिड डे मील्स देनी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए ताकि वो स्कूल जा सके पढ़ने के लिए? जब हम इन सवालों के जवाब देते हैं, क्या हम इक्वालिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहे हैं, या इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब गाइडलाइंस या पॉलिसीज बन रही हैं पब्लिक के लिए, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में, ताकि लोगों को बराबर हक मिले? तो हमने ये सीखा है कि इक्वालिटी जैसे उसकी बहुत सारी लेयर्स है, वैसे ही पॉलिटिकल जो थ्योरिस्ट है वो रोज डिबेट करते हैं कि क्या क्या मतलब है अलग अलग चीजों के। फ्रीडम का अलग अलग मतलब है, सिटीजनशिप अलग अलग तरीके से लोगों को मिलती है, राइट्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से डिफर करते हैं, डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होता है, जस्टिस का मतलब अलग, इक्वालिटी, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने की जरूरत क्या है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमने पॉलिटिशियन बन जाना है, हमने ब्यूरोक्रेट्स बनना है कि हमें पॉलिसीज बनानी पड़े, या हम लोगों को जुडिशरी में जाके कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना पड़े, लॉज को देखना पड़े, एक्टिविस्ट नहीं बनना, जर्नलिस्ट नहीं बनना, डिमांड्स के लिए नहीं खड़े होना, ना ही हाई स्कूल जाकर हम लोगों को फ्रीडम इक्वालिटी में पीएचडी करनी है। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो? देखिए, सबसे पहली चीज, पॉलिटिकल थ्योरी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है इन सब सेक्शंस को। बेशक आपने पॉलिटिशियन नहीं बनना, बेशक आपने मैथमेटिशियन बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, लेकिन जैसे जैसे आप हाई स्कूल में जाएंगे, कोई भी प्रोफेशन अगर आप चुनते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स आपको अफेक्ट करती है। वो याद है ना, गांधी जी ने बोला था कि आपकी बॉडी के आसपास कॉइल किया हुआ पॉलिटिक्स ने, हर तरीके से आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है और आपका जागरूक होना जरूरी है। हम लोग मैथ्स क्यों पढ़ते हैं? सबने इंजीनियर्स तो नहीं बनना। अर्थमेटिक क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इन जनरल हमें, अगर हम शॉप पे जाते हैं तो कुछ कैलकुलेशन करना पड़ ही जाता है ना। दूसरी चीज, हम लोग जो सिटीजन्स हैं, हम लोगों को एक राइट मिला है, राइट टू वोट, डिसाइड करना अपने इश्यूज पे, लोगों के जो इश्यूज है उनके ऊपर डिस्कशन करना। तो इस राइट को सही तरीके से इस्तेमाल करना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना, उसके लिए आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पॉलिटिक्स की, पॉलिटिकल आइडियाज की, इंस्टीट्यूशंस की, जो इन आइडियाज पे पॉलिसीज बनाती है। जैसे जैसे सोसाइटी में तब्दीली आ रही है, हम लोगों का रीजनेबली इन्फॉर्म्ड होना बहुत जरूरी है ताकि हम पार्टिसिपेट कर सके। मे बी एज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा, मे बी वेबसाइट पे अपने पोल्स देने के लिए, अपने ओपिनियंस देने के लिए। बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन देते हैं जिससे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। और अगर हम जागरूक हैं तभी हम मीडिया की डिस्कशंस में, डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
जो कॉमन इंटरेस्ट है उस पर अपने आइडियाज दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं एज अ सिटीजन। आप ये मानिए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। एज अ सिटीजन आप ऑडियंस हैं जो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में बैठे हैं, मतलब हम एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर रहे, परफॉर्म तो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, जो सिंगर हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हम एक इनपुट देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसे गाने होने चाहिए। तो जो म्यूजिशियन है जब वो परफॉर्म करता है, अगर उसे ज्यादा नॉलेज है कि मेरी ऑडियंस भी जागरूक है, वो अप्रिशिएट कर रही है कि मैं क्या गा रहा हूं, वो नॉलेजेबल है, तो वो भी थोड़ा अलर्ट होके गाते हैं ना। उनको भी पता है कि ये लोग डिटेक्ट कर लेंगे अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा। तो पब्लिक का एजुकेटेड होना, विजिलेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि जो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें पता हो कि वो कुछ गलत ना परफॉर्म करें। म्यूजिक कॉन्सर्ट से याद रखना। तीसरी चीज, फ्रीडम की बात की जाए, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, ये सब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज नहीं है, ये सिर्फ लिखी हुई बुक में चीजें नहीं है। एक्चुअली हम लोग ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये रोज अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पे एक्सपीरियंस करते ही होंगे। बेशक फैमिली में उसको चिप्स का पैकेट मिल गया, मुझे तो मिला नहीं, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। स्कूल्स में उसको मैम ने ग्रेस मार्क्स दे दिए, मुझे तो दिए नहीं। कॉलेजेस में, शॉपिंग मॉल्स में किसी को ज्यादा प्रिविलेज मिल गया, अंदर एंट्री मिल गई कहीं जाने की। हम खुद कितना बायस रखते हैं दूसरे लोगों के अगेंस्ट। कई बार मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, कोई किसी और कास्ट से है, कोई और रिलीजन से है, किसी का कोई जेंडर है, हम लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं ये ऐसे नहीं है, ऐसे ही करेंगे। हम लोग कई बार ऑप्रेस्ड फील करते हैं तो आवाज उठा देते हैं, लेकिन वही लोग जब हमारे घर पे कोई काम कर रहा होता है, हमारा ये हमें लगता है हक है कि हम उसको ऐसे ही ट्रीट करें क्योंकि वो हमारे अधीन काम कर रहा है। क्यों भाई, उनके राइट्स नहीं है? मतलब हम अपने आप को इनकरेज कर रहे हैं कि उस पर अत्याचार करो, उससे काम कराओ क्योंकि उसे पैसे दिए। पॉलिटिकल थ्योरी असल में हमारे दिमाग में फिल्टर इन होती है और हमें ये बताती है कि हर किसी का राइट है कि वो डिग्निटी से जी सके। तो ऐसे आइडियाज, ऐसे फीलिंग्स जिस पे पॉलिटिकल थ्योरी बेस्ड है, जिस पे पॉलिटिक्स चलना चाहिए, वो हमें भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ में। हमें ज्यादा केयरफुल होना चाहिए दूसरों की फीलिंग्स के लिए। और एज अ स्टूडेंट आपको आगे जाकर कॉम्पिटिशन्स में डिबेट करना पड़ सकता है, अपना ओपिनियन देना पड़ सकता है कि क्या चीज सही है, क्या गलत। उस टाइम पे आपका रीजनेबल होना जरूरी है, आपको अपने पॉइंट को डिफेंड करना जरूरी है कि ये रीजनेबल आर्ग्यूमेंट है इस चीज के आगे। तभी ये पॉलिसी, ये लॉ जो है, ये हो सकता है आपको किसी पॉलिसी या लॉ पे डिबेट करने को बोला जाए, पोल करने को बोला जाए, तो आपका अटेंटिव होना, आपका नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है। डिबेटिंग स्किल्स के लिए रैशनल होना और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स लेकर आना आपको एक ग्लोबल इंटरनेशनल लीडर बना सकता है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया है। पर जाने से पहले आपकी बुक में दो थिंकर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। एक है प्लेटो और दूसरे हैं सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिस का जो जस्टिस का मतलब है वो ये है कि सबकी वेलबींग से रिलेटेड जस्टिस हो। इवन आपके एनिमीज जो है उनका भी वेलबींग के बारे में सोचा है। तो सोक्रेटिस ने अपना ओपिनियन ये दिया है कि जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा करो और अपने एनिमीज को हार्म करो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए। जस्टिस की जब बात की जा रही है उसका मतलब है सबका वेलफेयर, सबकी भलाई की बात की जानी चाहिए। तो ये है सोक्रेटिस ओपिनियन अबाउट जस्टिस। अगर हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने अपनी जस्टिफिकेशन ऐसे दी थी कि सोसाइटी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है वर्किंग क्लास, एक है इंटेलिजेंट लोग और एक है करेज ग्रुप। तो ये जो सोसाइटी को कंट्रोल किया जाता है, अलग अलग फैक्टर्स हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। जैसे जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो फिलोसोफर बन जाएंगे, जो करेजियस लोग हैं वो सोल्जर बन जाएंगे, जो वर्किंग क्लास है वो फार्मर्स बन जाएंगे। तो प्लेटो की जो बुक है द रिपब्लिक, जो उन्होंने इंस्पायर होके लिखी है अपने टीचर से, उनके टीचर थे सोक्रेटिस, जो कि एथेंस में, एंशिएंट सिटी है एक ग्रीस के अंदर, वहां पे एक वाइजेस्ट मैन का दर्जा रखते थे और वो जो अभी तक स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको चैलेंज करते थे सड़कों पे जाके, जिसकी वजह से रूलर्स ने उनको मार दिया था कि ये तो एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन कर रहे हैं। सो उनसे इम्प्रेस होके, उनकी लाइफ से, उनके आइडियाज से इम्प्रेस होके प्लेटो ने एक बुक लिखी थी द रिपब्लिक,
जिसने इशू एड्रेस किया था जस्टिस का, एक जो कि एक डायलॉग की फॉर्म में था सोक्रेटिस और उनके यंग फ्रेंड्स थे ग्लाउकॉन एंड एडिमेंटस के बीच में। तो उन्होंने ये देखा कि जो अनजस्ट हो रहा है, जिसमें सोसाइटी में पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, रूल्स रेगुलेशंस को ट्विस्ट किया जा रहा है, टैक्सेस नहीं पे किए जा रहे, झूठ बोला जा रहा है, लोगों को डिसीव किया जा रहा है, जो लोग ये सब काम कर रहे हैं सोसाइटी में वो ज्यादा सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। पर फिर सोक्रेटिस ने लोगों को रिमाइंड करवाया कि सुनो मेरे दोस्तों, अगर ऐसा सब कुछ चलता रहा कि झूठ फरेब के साथ लोगों का फायदा होना शुरू हुआ, तो जो लोग ऐसा सोसाइटी में कर रहे हैं या सब लोग ऐसा करना शुरू हुए, तो ये जरूरी नहीं है कि सबका इससे फायदा होगा, जस्टिस ग्रांटेड होगा। फिर तो सब बगावत पे उतर आएंगे कि इनजस्टिस हो रहा है सबके साथ, अनजस्ट हो रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है गेम को, रूल्स को अपने इंटरेस्ट में, उसकी वजह से जस्टिस तो ग्रांट हो नहीं पाएगा और जरूरी भी नहीं है कि सबको फायदा भी हो इस चीज का। तो इसीलिए प्लेटो ने एक्सप्लेन किया है कि हमें जस्टिस को लेके क्यों कंसर्न्ड होना चाहिए, और सोक्रेटिस ने ये बोला है कि क्यों जरूरी है टू बी जस्ट, टू बी फेयर। जो ऑर्डिनरी लोग हैं हु आर अनजस्ट, वो बेटर लगते हैं कि अरे बहुत तरक्की कर रहे हैं झूठ बोल के फरेब करके, लेकिन ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि उनको अपनी मैनिपुलेशन गेम से कुछ भी फायदा नहीं हो पाएगा, कोई भी कुछ सिक्योर नहीं कर पाएगा, सब लोग झूठ बोलना शुरू कर देंगे और सबको नुकसान ही होगा। तो लॉन्ग टर्म जो फायदा है वो देखने को नहीं मिलता, इसीलिए लॉज को ओबे करना और जस्टिस प्रिवेल करना बहुत जरूरी है सोसाइटी के अंदर। और ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फ्रेंड्स का अच्छा करें और एनिमीज को हार्म करें, नो, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना भी जरूरी नहीं है, वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करना जरूरी है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।